टेस्ट के अलावा चैप्टर 1 में कोई मसले? कौन सी? हाँ, लोन लिया हुआ है तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, क्योंकि बैंक का काम है लोन देना। दिस मीन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, और आपने अगर मार्केट रेट टर्म्स के अकॉर्डिंगली लिया है, मीन कोई फेवरेबल टर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं लिया, तो फिर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है। हाँ, अगर उसमें कोई फेवरेबल टर्म इन्वॉल्व है, मीन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या होता है? फेयर रूटीन ट्रांजैक्शन, मीन कोई पर्सनल रिलेशन की बेस पर आपको इंटरेस्ट कम बैंक ने ऑफ़र किया है, तो फिर ऑडिटर की एलिजिबिलिटी पे डाउट है। क्या ख्याल है? लेक्चर नंबर 10 है आज। चलो जी, एक टेस्ट हमारा हुआ, चैप्टर 1 का आधा टेस्ट था। होपफुली नेक्स्ट टेस्ट हमारा चैप्टर 1 का कंप्लीट होगा, साथ शायद चैप्टर 2 भी हम इंक्लूड कर लेंगे। ये टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 था फॉर 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 7 मार्क्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रीजनेबल एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हाई लेवल, एब्सोल्यूट मीन 100% near to guarantee, which auditor never ever provides, and reasonable assurance is a less than 100%, is a high level as well as positive assurance like financial statements give or do not give trend fair view provided in the audit. Identify the type of assurance that is expected in an audit of financial statement। तो आपने बता दी, clearly outline the reason to justify your point of view। इनहेरेंट लिमिटेशंस के पॉइंट जितने मर्जी लिख दो, 5 लिख दो, 7 नंबर पूरे हो जाएंगे। क्या ख्याल है? एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर 3 मार्क्स, क्वार्ट्स फाइनेंस डायरेक्टर हैज आस्क्ड योर फर्म टू अंडरटेक अ नॉन ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट। The audit junior has not been involved in such an assignment before and has asked you to explain what an assurance engagement involve। लेकिन आपने assurance engagement नहीं, requirement देखनी क्या पूछा गया। Explain the 3 elements of an assurance engagement। हमने 5 पढ़े थे, 3 party relationship, subject matter, suitable criteria, evidence and written report। कोई से 3 बताने आपको। Question number 3, question number 3 for 4 marks, the total paid up capital of IJK Limited is 990 million rupees, whereas its ordinary share capital is 130 million rupees. LMN Limited holds 50 million non-voting preference shares and 2 million ordinary shares in IJK Limited. सो IJK का शेयर कैपिटल दिया गया है, पेड अप कैपिटल दिया गया है। हमने ऑलवेज शेयर कैपिटल यूज़ करना है जो इशू हुआ, वो कितना है? 130 मिलियन। और LMN लिमिटेड IJK में 50 मिलियन के नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स रखती है और 2 मिलियन के ऑर्डिनरी शेयर्स रखती है। अब जब हम होल्डिंग देखते हैं ना, सब्सिडरी है या पेरेंट कंपनी है, तो वो होल्डिंग हम देखते हैं सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर्स की बेस पर। एसोसिएटेड कंपनी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20% होल्डिंग एक में और दूसरी में, तो वो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डिंग की बेस पर। द पार वैल्यू ऑफ बोथ टाइप ऑफ शेयर्स इज ₹10 ईच। अब एक का शेयर कैपिटल दिया गया है रुपीज़ में, दूसरे के शेयर्स दिए गए हैं, या तो आप दूसरे के भी शेयर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो इंटू 10 करके, या पहले वाले 130 मिलियन को डिवाइडेड बाय 10 करके आप किस में ले आओ? शेयर्स में ले आओ। क्या कहला? 130 मिलियन को डिवाइड बाय 10 करेंगे कितना? 10.3 मिलियन बन जाएगा। 10.3 मिलियन बन जाएगा। 130 मिलियन डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 13 मिलियन। अब 2 मिलियन 13 मिलियन के साथ कंपेयर किया जा सकता है, देखिएगा कितनी परसेंट होल्डिंग बनती है। 2 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 कितने परसेंट? 2 डिवाइड बाय 13 इंटू 100 कितने परसेंट? 15.4 समथिंग परसेंट, 15.4%। 15.4% पे ना तो ये सब्सिडरी है ना ही एसोसिएटेड है। ठीक हो गया। Bilal and Company has received an offer for appointment as auditor of IJK Limited।
ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है IJK लिमिटेड का। फरयाल द वाइफ ऑफ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज द डायरेक्टर इन LMN लिमिटेड। आप ऑडिट करने जा रहे हो IJK का, ऑडिटर की स्पाउस जो है वो डायरेक्टर है LMN में, और LMN ना तो सब्सिडरी है ना ही एसोसिएटेड कंपनी है। क्या कहला है, क्लाइंट कंपनी में या उसकी सब्सिडरी होल्डिंग में अगर डायरेक्टरशिप है स्पाउस की, तो उस सूरत में इनएलिजिबिलिटी है। यहाँ पे ना तो सब्सिडरी है, एसोसिएटेड में भी सिर्फ शेयर होल्डिंग स्पाउस की हो तो इनएलिजिबिलिटी है, डायरेक्टरशिप के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था। सो डायरेक्टर है अगर स्पाउस तो उससे कोई इशू नहीं है। फरयाल आल्सो होल्ड 10,000 शेयर्स इन LMN लिमिटेड। LMN लिमिटेड में हमारे क्लाइंट में नहीं है शेयर्स। क्या ख्याल है, LMN लिमिटेड में शेयर्स है, हमारे क्लाइंट में नहीं है, और हमारा क्लाइंट LMN लिमिटेड का ना तो एसोसिएटेड कंपनी है, क्यों एसोसिएटेड कंपनी में स्पाउस के शेयर हो तो आपके हैं। क्या ख्याल है, ना ही होल्डिंग सब्सिडरी है, तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। क्या ख्याल है, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है? कोई कहना चाह रहा हो नहीं वैलिड? इतनी गंभीर बातें सी वैलिड है ही नहीं। तो शेयर होल्डिंग हमने निकाल ली, नॉन वोटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और ना ही कंपनी एक्ट इसकी कोई बात कर रहा है, क्यों होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएटेड में इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद हम आगे के हम ऑडिट करने जा रहे हैं IJK का, और स्पाउस ऑफ ऑडिटर जो है वो क्या है, LMN में डायरेक्टर है, और LMN IJK ना तो होल्डिंग सब्सिडरी है ना ही एसोसिएटेड कंपनी है, तो ऐसा नो इशू। और उसके बाद 10,000 शेयर्स हैं कहाँ पे, LMN में, तो अगेन LMN में शेयर्स हैं, क्लाइंट में नहीं है, और LMN ना तो होल्डिंग सब्सिडरी है ना ही एसोसिएटेड है, सो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। चले आगे कि शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करना पड़ेगी, विद इन 90 डेज डाइवर्स्ट करना पड़ेगी, नहीं करना पड़ेगी, जब मसला ही नहीं है तो फिर क्यों करना पड़ेगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 था फॉर 11 गुड मार्क्स। कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स with reference to the applicable rules and regulations. Part A, B, C, D. A, B, C, D, E. 5 पार्ट हैं, 11 मार्क्स हैं। इसमें कोई पार्ट 2-2 नंबर के होंगे, कोई एक आध बीच में 3 नंबर का भी हो सकता है। Part A, Guava and Company Chartered Accountants has received a request for appointment as auditor of Orange Bank Limited. तो अमरूद माल्टों का ऑडिट करने जा रहा है। Most of the partners of Guava and Company maintains their accounts with OBL. और अमरूद माल्टों में भी रहता है, and are enjoying credit card facilities from them. तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर indebted. The maximum outstanding balance on credit card facility due from any partner is ₹399,000. तो इनडेप्टेड की सूरत में ऑडिटर इन एलिजिबल है फॉर ऑडिट, लेकिन एक्सेप्शन है क्रेडिट कार्ड की सूरत में कि अगर बिल बिलो 1 मिलियन है तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। सो गावा एंड कंपनी कैन बी अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ ऑरेंज बैंक लिमिटेड। क्या कह रहा, इसमें कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात तो नहीं करनी, नहीं, वो लोन में करनी है। इनडेप्टेड या उस पूरी प्रीमियम लिखते वक्त फिर बात कर दो, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की सूरत में इनएलिजिबल है जी। पार्ट बी, Apricot and Company Chartered Accountants have received an offer for appointment as auditor of Banana Limited. लीची नहीं, एप्रिकॉट आड़ू केले का बिजनेस करने जा रहा है, नहीं ऑडिट करने जा रहा है। मिस्टर पंपकिन कद्दू, who is a nominee director of the government on the board of director of Banana Limited, holds 25% shares in Watermelon Limited. तरबूज भी आ गया। सो वह क्या कहानी बड़ी गंभीर सी हो गई है, काफ़ी सारी फ्रूट चाट बन गई है। सो एप्रिकॉट ऑडिट करने जा रहा है बनाना लिमिटेड का, और मिस्टर पंपकिन जो है वो नॉमिनी डायरेक्टर है बनाना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में,
और साथ होल्ड कर रहा है 25% शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड। द स्पाउस ऑफ अ पार्टनर आल्सो होल्ड शेयर्स इन वाटरमेलन लिमिटेड। आप ऑडिट करने जा रहे हो बनाना का, और इसका एक नॉमिनी डायरेक्टर बनाना लिमिटेड का क्या ख्याल है, उसके पास 25% होल्डिंग है किसकी, वाटरमेलन लिमिटेड की। क्या ख्याल है, 25% होल्डिंग है, एसोसिएटेड कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी है। और ऑडिटर की स्पाउस जो है वो क्या है, पार्टनर है किसकी, एसोसिएटेड कंपनी की। ऑडिटर की स्पाउस पार्टनर है किसकी, एसोसिएटेड कंपनी की। पार्टनर का मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर ही एक तरह की। क्या ख्याल है, और चाहे शेयर होल्डिंग ऑडिटर की है या स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन की है, इज डीम टू बी शेयर होल्डिंग ऑफ द ऑडिटर। क्या ख्याल है, तो क्या करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट अगर कोई शेयर होल्डिंग है तो डिस्क्लोज करना चाहिए फैक्ट, और विद इन 90 डेज डाइवेस्ट करना चाहिए। ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड, ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। पार्ट सी, मिस्टर जहीर अ लीगल प्रैक्टिशनर मीन लॉयर हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ लीची प्राइवेट लिमिटेड। क्या ये ऑडिट कर सकता है, चपेट मारो इसके मुंह पर कि तेरी इतनी औकात है, हम यहाँ पे जलील हो के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ऑडिट करने के काबिल बन रहे हैं और तू लॉ करके ऑडिट करने चला। क्या ख्याल है, हमारे पिंडों में होता है ना, जिससे कुछ नहीं करना होता वो लॉयर होता है, मीन हर बंदा ही लॉयर होता है वहाँ पे। सो ये भी क्या है, लॉयर है और ऑडिट करने जा रहा है। द पेड अप कैपिटल ऑफ LPL इज रुपीज 1.5 million, of which 40% is owned by Blue Black Limited, a listed company। ठीक है, इसका पेड अप कैपिटल बिलो 3 million है, और ये प्राइवेट कंपनी है। क्या सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी है, नहीं, 40% की बेस पर सब्सिडरी भी नहीं है। ठीक हो गया, ऑडिट कौन करेगा इसका, CARCM में ये नहीं। क्या ख्याल है, CARCM में करेगा फिर भी ये नहीं कर सकता, क्यों, ये कौन है, नहीं, CM में और चीज़ है, CM में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर मीन लॉयर, लॉयर या लायर, लॉयर, लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है, जिसके पास लॉ LLB किया हुआ है, वो है लीगल प्रैक्टिशनर। CM में जैसे CA में जलील हुआ जाता है, इसे थोड़ा कम जलील होके CM में मिलता है। ठीक हो गया, लॉ हर बंदा ही किया होता है। सो ठीक है, शेयर कैपिटल बिलो 3 million है, लेकिन फिर भी ऑडिट कौन करेगा, CARCM में। तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है इसकी, नहीं, बीइंग अ लीगल प्रैक्टिशनर जो है वो वैलिड नहीं है। और बात इसमें वो सब्सिडरी वाली भी की जा सकती है कि अगर ये सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी होती तो फिर CA ही करेगा, लेकिन यहाँ पे सब्सिडरी भी नहीं है, क्यों, होल्डिंग जो है वो 40% है, तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है। Part D, Walnut and Company Chartered Accountants have received an offer for appointment as external auditor of Wasim Private Limited in place of the previous auditor। मीन रिप्लेस किया जा रहा है वॉलनट को एज ए ऑडिटर, who were removed before the completion of their term। You may assume that WPL Wasim Private Limited has completed all the legal formalities before removing the previous auditor। तो क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है, अब यहाँ पे वैलिड है, लेकिन यहाँ पे कोई दो बातें हमें करना पड़ेंगी। एक तो देखना है कि कंपनी जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉर चेंज ऑफ ऑडिटर जो है वो फॉलो कर रही है। दूसरा, हमें बीइंग ऑडिटर जो है वो क्या करना पड़ेगा, ICAP से परमिशन भी लेना पड़ेगी इस केस में। साथ हमें बीइंग ऑडिटर प्रीवियस ऑडिटर को भी कांटेक्ट करके उससे रीज़न बिहाइंड रिमूविंग भी पूछना पड़ेगी, क्यों, वही रीज़न कल को हमारे साथ अटैच होके हमें भी अफेक्ट कर सकती है।
हाँ, अगर आई कैप परमिट कर दे प्रीवियस ऑडिटर की तरफ से ऐसा कोई रीज़न ऐसी नज़र नहीं आती तो फिर ऑडिटर हमें एक्सेप्ट करके अपॉइंटमेंट कर लेनी चाहिए। हाँ, अगर कंपनी ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, प्रॉपर प्रोसीजर क्या था चेंज ऑफ ऑडिटर का, प्रॉपर प्रोसीजर क्या था, प्रॉपर प्रोसीजर क्या था, यहाँ पे कोई कौन अपॉइंट कर रहा है, ऐसी की बात की उसने, कंपनी कर रही है, डायरेक्टर कर रहे हैं, शेयर होल्डर कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, शेयर होल्डर अपॉइंट नहीं कर सकते। और इसके अलावा 10% और मोर वोटिंग वाले शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं हाँ ऑडिटर, हाँ अगर ये प्रोसीजर फॉलो हुआ है तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है। पार्टी, मिस्टर सदीक हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म एज ए पार्टनर। He has served on the board of director of Strawberry Limited until 30th June 2009 as a government nominee. So, Strawberry Limited का हमारा पार्टनर जो है वो 30th जून 2009 तक क्या था, डायरेक्टर था। In the annual general meeting of SC held on 31st August 2011, a shareholder has proposed the name of your firm for appointment as the external auditor for the year ending 30th June 2012. Year ending 30th June 2012 के ऑडिट के लिए आपकी फर्म को एज ए ऑडिटर नॉमिनेट किया जा रहा है। क्या मिस्टर सदीक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, डायरेक्ट एम्प्लॉय था? 3 years लैप्स हुए हैं, 30th जून तक तो होते हैं, लेकिन आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ पे हो रही है, 31st अगस्त 2011 पे, तो वहाँ पे 3 years लैप्स नहीं होते। सो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड, ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज इनवैलिड। क्या ख्याल है? चलें आगे। चलिए एक टॉपिक रह गया हमारे पास चैप्टर 1 में, वो कवर करके उसके बाद क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं उसकी तरफ चलते हैं। एक्सपेक्टेशन गैप, एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन एंड ऑडिटर्स ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी सर, जो लीगल प्रैक्टिशनर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी तो समझा जा सकता है कि उसे आई कैप से लीगली अलाउ है। आई कैप सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करने के लिए अलाउ करता है अपने आई कैप मेंबर को। ACCA पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, ICAW रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता, पाकिस्तान में सिर्फ रिपोर्ट साइन करेगा आई कैप मेंबर। इस हद तक रिस्ट्रिक्शन है। वो तो फिर लॉयर है, क्या हो गया? वो तो फिर लॉयर है जी। एक्सपेक्टेशन गैप क्या है? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन एंड ऑडिटर्स ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन जनता ये समझती है कि अगर ऑडिटर ओपिनियन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ये गारंटी दे रहा है। जनता ये समझती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ऑडिटर का काम है। जनता ये समझती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना ऑडिटर का काम है। जनता पब्लिक ये समझती है कि ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन को चेक करता है। तो क्या ये बातें ठीक है? नहीं। ऑडिटर की ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? गारंटी नहीं, रीजनेबल मीन बिलो 100% इंश्योरेंस देना। ऑडिटर की ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना नहीं, उसको चेक करना। ऑडिटर की ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना नहीं, क्यों? ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऑडिटर 100% ट्रांजैक्शन को वेरीफाई नहीं करता। तो ये जो मिसकंसेप्शन है पब्लिक और ऑडिटर की ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बीच में, इसे क्या नाम दिया जाता है? एक्सपेक्टेशन गैप। मीन डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन, मीन दुनिया क्या समझती है, और ऑडिटर की ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं। अब इसको कैसे कवर किया जाता है? इसको कवर किया जाता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई 2 पैराग्राफ्स इंक्लूड करके। एक मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, जिसमें लिखते हैं हम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना अकॉर्डिंग टू AFRF मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ हम देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। मीन क्लियर मेंशन करते हैं कि हम रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं।
100% टेस्टिंग नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, मीन जितने को मिल सके। 100% टेस्टिंग हम नहीं करते। तो इसको कैसे कवर किया जाता है? बाय इंक्लूडिंग पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट। और एक जब हम किसी भी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ना, तो क्लाइंट कंपनी के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे नाम दिया जाता है लेटर ऑफ इंगेजमेंट। लेटर ऑफ इंगेजमेंट मीन ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर है ये। इसके अंदर भी हम मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं कि कहीं मैनेजमेंट भी ये ना समझ बैठे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हमारा काम है, या हम 100% टेस्टिंग करते हैं, या हम गारंटी देंगे। नहीं, इसके अंदर भी हम मेंशन करते हैं कि हम रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। या कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए हैं SECP ने भी इस एक्सपेक्टेशन गैप को कवर करने के लिए। वो स्टेप्स क्या लिए हैं? SECP ने डिफाइन किया है कारपोरेट गवर्नेंस। क्या होता है कारपोरेट गवर्नेंस? कारपोरेट गवर्नेंस ये क्या? कारपोरेट गवर्नेंस बोलते हैं अ सिस्टम by which companies are directed and controlled. A system by which companies are directed and controlled मीन एक सिस्टम है, कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी को डायरेक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। कौन डिफाइन करता है ये सिस्टम? स्टॉक एक्सचेंज मीन SECP डिफाइन करती है कि हर वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसे कुछ रूल्स को, कुछ सिस्टम को फॉलो करना है। वो रूल सिस्टम क्या है? कारपोरेट गवर्नेंस। ये कारपोरेट गवर्नेंस कोड भी ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसने बनानी है? कंपनी की मैनेजमेंट ने। ये कारपोरेट गवर्नेंस कोड भी ये कहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंप्लीमेंट किसने करना है? कंपनी की मैनेजमेंट ने। तो कुछ यहाँ से भी ये चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। सो एक्सपेक्टेशन गैप है, क्या डिफाइन किया जा सकता है? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक परसेप्शन एंड ऑडिटर्स ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और क्या एक्सपेक्टेशन गैप है? दैट ऑडिटर प्रोवाइड गारंटी, दैट ऑडिटर वेरीफाई 100% ऑफ ट्रांजैक्शन, दैट ऑडिटर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट ऑडिटर इम्प्लीमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कैसे कवर किया जाएगा? बाय इंक्लूडिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैराग्राफ इन ऑडिट रिपोर्ट एंड लेटर ऑफ इंगेजमेंट, and steps taken by ICAP and SECP by defining corporate governance code। आप ये पढ़ के देखें ज़रा, पेज नंबर था कोई समथिंग, पेज नंबर 5 पे मिलेगा। इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये हम क्लियर ना करें, पैराग्राफ इंक्लूड ना करें? तो ऑडिटर को शायद लिटिगेशन फेस करना पड़ जाएंगी किसकी तरफ से? लोगों की तरफ से। क्यों? लोग तो ये समझ रहे हैं कि आप गारंटी दे रहे हो, लेकिन ये तो आपको पता है ना गारंटी नहीं आप देते। क्यों? आप काम 100% करते ही नहीं हो चेकिंग। इसलिए फिर हमें ये पैराग्राफ इंक्लूड करना पड़ेंगे ताकि अगर कोई लिटिगेशन का केस आए तो इसके थ्रू हम अपने आप को जस्टिफाई कर सकेंगे। ये देखो हमने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया कि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी नहीं दे रहे। जी चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया शायद, यकीनन। कुछ चीज़ ऐसी जो हमने छोड़ दी हो, ना कवर की हो, कुछ चीज़ ऐसी जो हमने छोड़ दी हो, कवर ना की हो। पेज 9 जी, पेज 9 इसके टॉप पे आए। अच्छा, एसोसिएटेड कंपनी की कुछ एक्सेप्शंस हैं कि हमने देखा था कि एसोसिएटेड कंपनी क्या है? अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मीन इधर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उधर भी दूसरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दिस मीन ये दोनों कंपनीज आपस में क्या हो गई? एसोसिएटेड कंपनी। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर उधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है दूसरी कंपनी में जिसे आप एसोसिएटेड कंसीडर कर रहे हो, वहाँ पे डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर है, तो इस सूरत में एक्सेप्शन है, एसोसिएटेड कंपनी कंसीडर नहीं होगी। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है? जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, समटाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोरम पूरा नहीं हो रहा होता,
तो गवर्नमेंट क्या करती है, कोरम को पूरा करने के लिए एक डायरेक्टर नॉमिनेट कर देती है कि आप जो है उसके बोर्ड ऑफ मेंबर का कोरम पूरा करोगे। तो वो जो नॉमिनेट डायरेक्टर की सूरत में अगर डायरेक्टरशिप है तो उस सूरत में एसोसिएटेड कंपनी नहीं है। एक कंपनी का डायरेक्टर दूसरी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट मीन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उस सूरत में भी एसोसिएटेड कंपनी कंसीडर नहीं होगी। इसके अलावा उसने बात और क्या की है, NIT CDC इसको छोड़ दें, ये प्योरली लॉ की टर्म्स में चला जाएगा। बस ये दो ही वर्ड याद रखने कि अगर नॉमिनी डायरेक्टर है एसोसिएटेड कंपनी में तो एसोसिएटेड कंसीडर नहीं होगी, या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एसोसिएटेड कंपनी कंसीडर नहीं होगी। प्राइवेट में नहीं करती, पब्लिक में ही करती, पब्लिक में ही करती। गवर्नमेंट का प्राइवेट में कोई मुदाखलत नहीं है। लिस्टेड कंपनी भी नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो समटाइम अपॉइंट करती है, तो नॉमिनी डायरेक्टर चाहे गवर्नमेंट की तरफ से है चाहे कंपनी की तरफ से है, उस सूरत में एसोसिएटेड कंपनी अंडर कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल कंसीडर नहीं होगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो तो होगा ही, किस में, प्राइवेट में या लिस्टेड में, उसमें तो गवर्नमेंट का कोई मुदाखलत नहीं है, तो उस सूरत में भी एसोसिएटेड कंपनी नहीं कंसीडर की जाएगी। लेकिन इतनी डेप्थ में हमारे इधर सिनेरियो नहीं टेस्ट होंगे, इतनी डेप्थ में नहीं सिनेरियो टेस्ट होंगे। टेस्ट में था क्या था, पार्ट A B C D E B applicant opening charter accountant have received an offer for permanent director of Banana Limited. Mr. Pumpkin, who is nominee director of government on the board of director of Banana Limited, holds 25% shares in Watermelon Limited. 25% शेयर भी होल्ड करता है, मीन नॉमिनी डायरेक्टर की बेस पर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 25% शेयर होल्डिंग की बेस पर एसोसिएटेड कंपनी, अगर ये शेयर होल्डिंग ना होती, सिर्फ नॉमिनी डायरेक्टर था तो फिर इशू नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बेस पर एसोसिएटेड कंपनी से कंसीडर किया जी। इसके अलावा चैप्टर 1 में और कोई मसले मसाइल, पास्ट पेपर डायनामिक कॉन्सेप्ट ये कहाँ पे दिया हुआ, पेज नंबर 2 के लास्ट पे, पेज नंबर 2 के लास्ट पे। The concept is a dynamic concept as in incapable of a precise lasting legal definition। मतलब क्या है कि एक फर्जी सा कॉन्सेप्ट है। ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या है, मीन कोई लीगली जो है वो वेरीफाइबल नहीं है। मीन हमने कहा ट्रू का मतलब क्या है, बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंस या फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये क्या है, डायनामिक मीन एक फर्जी सा कॉन्सेप्ट है, मीन चेंज भी हो सकता है, मीन कुछ टू सम एक्सटेंट हमने ये डिफाइन किया ट्रू एंड फेयर को। अदरवाइज एक प्रॉपर अगर हम कहें कि लिमिटेड यही डेफिनेशन है तो ऐसा कुछ नहीं है, मीन इसमें चेंजेस हो सकती हैं जी। और कोई मसले मिसाइल चैप्टर 1 में, पास्ट पेपर क्वेश्चन में चलें फिर। फ्रेमवर्क क्या थे, एक था एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क जो कंपनी की मैनेजमेंट ने अडॉप्ट किया है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स according to nature of business, according to legal requirement, according to purpose of financial statement। ये क्या है, एक डेफिनेशन होगी जिसमें मेनली ये 3 वर्ड थे, नेचर ऑफ बिजनेस, लीगल रिक्वायरमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, एक कंप्लायंस फ्रेमवर्क और एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या है, कंप्लायंस मीन जो अकॉर्डिंग टू लॉ आपको कंप्लाई करना है, और वो क्या है, टैक्स लॉज को आपको फॉलो करना है। और अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी चीज़ आपको फॉलो करनी है तो उसमें क्या आप डिविएट कर सकते हो किसी प्रोविजन से, किसी रूल से? नहीं। जब डिविएट कर ही नहीं सकते तो फिर आपको उसके अंदर कोई एक्नॉलेजमेंट मीन कोई डिस्क्लोजर वगैरह एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है, बस कंप्लाई करना है जो आपके ऊपर इम्पोज है करना है। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, वो फ्रेमवर्क जो आपने एक्सेप्ट किया है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें अगर आप किसी रूल से डिविएट करना चाहो तो कर सकते हो, क्यों, कंप्लायंस नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फेयर प्रेजेंटेशन के लिए वो अडॉप्ट किया गया, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट देनी है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है कि रूल से डिविएट कर सकते हो, और अगर कर रहे हो तो फिर आपको डिस्क्लोजर देना है, मीन रीज़न एक्सप्लेन करनी है किसकी जगह पे आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, रूल से डिविएट करना और डिस्क्लोजर दोनों बातें इसके अंदर। सो उसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, किसमें, कंप्लायंस में, मीन रूल से डिविएट नहीं कर सकते और ना ही कोई डिस्क्लोजर चाहिए। तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में, मीन रूल से डिविएट कर सकते हो और साथ आपको डिस्क्लोजर भी
देना पड़ेगा जब भी आपने डिविएट किया है कि आपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए टू वेरीफाई दैट अकाउंट बैलेंस। एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या था? जो ऑडिटर ने वेरीफाई किया है कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस लीगल रिक्वायरमेंट यही बनता था। चले आगे। टैक्स की कैलकुलेशन, टैक्स रिटर्न आपने बना के जो है वो सबमिट करनी है। कंप्लायंस मीन ज़रूरी है आपके ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे मर्जी बनाओ, इससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टैक्स आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है जो हमने रूल्स बताए हैं। ठीक हो गया? ये अलाउेबल है तो ये अलाउेबल है, ये डिसअलाउड एक्सपेंडिचर है तो ये डिसअलाउड है। वहाँ पे अपनी मनमर्जियाँ नहीं कर सकते कि चूँकि ये यूँ है तो हम डिसअलाउड कर लेते हैं, नहीं। जो डिफ़ाइन कर दिए लॉ ने उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना है जी। चैप्टर 1 के पास पेपर क्वेश्चन में अगर हम वापस आएँ, जी चैप्टर 1 के पास पेपर क्वेश्चन में अगर आप आएँ, ऑटम 14 में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ऑटम 14 कर लिया, स्प्रिंग 14, चलिए स्प्रिंग 14 में आए प्लीज़। 3 + 2 5 + 2 7 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन टेस्ट किया गया। कमेंट ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन विद रेफरेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2017। Part A, Mateen has recently joined Humayun and Company, a firm of chartered accountants, as a director with a commitment of being promoted as a partner in due course. So Mateen ऑडिट फर्म में आया है एज ए डायरेक्टर, मीन एम्प्लॉई है ऑडिट फर्म का, पार्टनर ड्यू कोर्स में होगा, अभी पार्टनर नहीं है। दिस मीन कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को देखेगा, फर्म के इंटरनल अफेयर्स को देखेगा, ऑडिट करने नहीं जा रहा। ऐसी बात है, मीन अभी ऑडिटर नहीं है, यूँ कहें तो अभी ऑडिटर नहीं है, इन ड्यू कोर्स बनेगा। HC is the auditor of Strawberry Limited. Mateen was previously associated with Strawberry Limited as a director. Previously वो क्लाइंट कंपनी में डायरेक्टर था, तो ऑडिटर अगर लास्ट 3 इयर्स में भी क्लाइंट कंपनी का डायरेक्टर है तो उस सूरत में इनएलिजिबल है। और यहाँ पे मतीन ऑडिटर नहीं है, एम्प्लॉई है फर्म का, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। He left the job in 2011 but still hold 1 million shares in SL. तो ऑडिटर की अगर शेयर होल्डिंग है तो सूरत में तो इनएलिजिबिलिटी बनती है। और यहाँ पे क्या है, ऑडिट फर्म के एक एम्प्लॉय की शेयर होल्डिंग है। हाँ, अगर ये पार्टनर बन जाता है इन ड्यू कोर्स तो तब इशू आएगा, तो तब इसको क्या करना होगा, अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो डिस्क्लोज करना होगी और डाइवेस्ट करना होगी विद इन 90 डेज। एट करंट सिचुएशन बीइंग एम्प्लॉय अगर इसकी शेयर होल्डिंग है तो उस पर ऐसा कोई इशू नहीं है। मीनू शेयर होल्डिंग वाली सारी बात हमने कर दी। ऑडिटर का मतलब क्या होगा, कंपनी एक्ट के क्वेश्चन में ऑडिट टीम का कोई भी मेंबर, चाहे पार्टनर है, चाहे मैनेजर है, चाहे सीनियर है, चाहे जूनियर है, ऑडिट करने जा रहा है तो वर्क इन्फ्लुएंस हो सकता है बीइंग अ शेयर होल्डर। क्या ख्याल है? ना सिर्फ ऑडिटर, स्पाउस भी है, उस सूरत में भी इशू था। माइनर चिल्ड्रन घर पे बैठा है, क्या ख्याल है? उस सूरत में भी इशू है जी। पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। खावर इज अ पार्टनर इन गालिब एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ही राइट्स ओकेजनली एज ए फ्रीलांसर फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम, अ लीडिंग फाइनेंशियल मैगजीन। ये फ्रीलांसर क्या था? पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को फ्रीलांसर्स का नाम भी दिया जाता है, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ नहीं, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़। सो खावर जो है वो गालिब एंड कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है और फाइनेंशियल मैगजीन के लिए वो कुछ लिखता भी है। एज ए फ्रीलांसर मीन परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है उसका।
गालिब एंड कंपनी आर द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल प्रेस लिमिटेड। एक नई और कंपनी आ गई है फाइनेंशियल प्रेस लिमिटेड के आप ऑडिटर हो। पब्लिशर ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम, जो इन्वेस्टमेंट टाइम के पब्लिशर हैं। क्या फाइनेंशियल प्रेस लिमिटेड और इन्वेस्टमेंट टाइम आपस में होल्डिंग सब्सिडरी हैं, एसोसिएटेड कंपनी है? नहीं। खावर हैज़ रिसीव्ड अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹20,000 फॉर हिज आर्टिकल पब्लिश इन द मैगजीन। और ऐसे फ्रीलांसर जो वो लिख रहा था आर्टिकल, उसके अगेंस्ट 20,000 उसने रेम्युनरेशन भी रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? इन्वेस्टमेंट टाइम से। आप ऑडिट किसका कर रहे हो? FPL का। क्या इन्वेस्टमेंट टाइम उसकी होल्डिंग सब्सिडरी है, एसोसिएटेड है? नहीं, तो उस सूरत में कोई इशू नहीं है। और वैसे भी एम्प्लॉय जो है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय पे इशू था, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय पे ऐसा कोई इशू उस सूरत में था अगर है तो यहाँ पे तो ना डायरेक्ट एम्प्लॉय है ना इनडायरेक्ट एम्प्लॉय है। क्या कह रहा है? क्लाइंट में तो आप डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं हो, उसकी होल्डिंग सब्सिडरी में डायरेक्ट एम्प्लॉय हो तो फिर भी इशू आ सकता था, लेकिन वो भी नहीं है। एसोसिएटेड हो तो उसमें तो वैसे भी शेयर होल्डिंग के अलावा और कोई इशू है ही नहीं। एसोसिएटेड के साथ सिर्फ शेयर होल्डिंग की बात थी, एज ए एम्प्लॉय एज ए डायरेक्टर कोई बात नहीं थी एसोसिएटेड कंपनी के साथ। क्या कहला है? तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट वैलिड है, कोई इशू तो नहीं है। पार्ट सी, हामिद इज अ पार्टनर इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म एंड होल्ड्स 100,000 टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इन सोना फर्टिलाइजर लिमिटेड। Hamid first is considering to accept the audit of SVL। तो इनडेप्टेड की सूरत में ऑडिटर इनएलिजिबल है, लेकिन टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट को कंपनी एक्ट कवर नहीं कर रहा, सो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। क्या कहला? पास में 2 दफ़ा ये टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट की क्वेश्चन उसने टेस्ट किया। जो ऑटम 13 में देखें, कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन इन द लाइट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एक्ट 2017, पार्ट ए फॉर 3 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 3 मार्क्स। गुड लक एवरीबॉडी, ट्राई करेंगे ज़रा। देखें आंसर में क्या 3 पॉइंट इधर पार्ट ए में और 3 पार्ट बी में दिए जा सकते हैं। जी पार्ट ए में क्या ऑडिटर अपॉइंट करोगे या नहीं करोगे? पार्ट बी में? पार्ट ए, खान एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ गुड बैंक लिमिटेड GBL। Shahid is a partner in Khan and Company. He has obtained a personal finance of ₹450,000 from GBL। तो indebted है, पर्सनल फाइनेंस में लोन लिया हुआ है, बट अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और अगर लोन ऑब्टेन किया है अकॉर्डिंग टू मार्केट टर्म्स, देन ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। एंड आल्सो होल्ड GBL's क्रेडिट कार्ड। द आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ हिज क्रेडिट कार्ड इज 100,000। और एक्सेप्शन है क्रेडिट कार्ड बिल की सूरत में अगर बिलो 1 मिलियन है तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड। तो Khan and Company can be appointed as auditor of GBL। टेक है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्यों बैंक है। हाँ, अगर अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो फिर इनएलिजिबल है। पार्ट बी, आबिद इज अ पार्टनर इन AFL and Company चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
AFL has accepted an offer for appointment as auditor of Saima Limited. Saima, wife of Abid, mean partner की wife, spouse of partner, auditor, owned 11% share in SL. मीन स्पाउस की शेयर होल्डिंग है क्लाइंट के अंदर और स्पाउस शेयर होल्डिंग इज डीम्ड टू बी शेयर होल्डिंग ऑफ द ऑडिटर. क्या ख्याल है? सो ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड इफ शेयर होल्डिंग इज डिस्क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डाइवेस्ट विद इन 90 days of the appointment. She also work as SL's general manager marketing. इन SL की जनरल मैनेजर मार्केटिंग है. हाँ, अगर स्पाउस डायरेक्टर है क्लाइंट कंपनी में तो उस सूरत में इन एलिजिबिलिटी थी. एज पर अदर एम्प्लॉयज कोई इन एलिजिबिलिटी नहीं है. सो साइमा डिस्पोज ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हर टू आबिज फादर विद इन 30 days of the appointment of AFL, but continues to remain employed in SL. तो स्पाउस एम्प्लॉय है, कोई इशू नहीं है. शेयर होल्डिंग पे इशू था, उसने विद इन 30 days डिस्पोज ऑफ कर दिए, लेकिन किसको दे दिए? ऑडिटर के फादर को. तो शेयर होल्डिंग में अगर तो स्पाउस की शेयर होल्डिंग है या माइनर चिल्ड्रन की इशू है तो इशू है. एज सच फादर को कंपनी एक्ट कवर नहीं कर रहा, सो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड. क्या ख्याल है? एसोसिएट तो है ही नहीं ना, मतलब कोई रिलेशन नहीं. एसोसिएट वाला तो कोई इशू नहीं, कंपनी एक है, एक ही कंपनी इसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं. उसके अंदर ऑडिटर के स्पाउस की एम्प्लॉयमेंट भी है और शेयर होल्डिंग भी है. तो पहले हमने शेयर होल्डिंग को पकड़ लिया, डिस्क्लोज करना है, विद इन 90 days डाइवेस्ट करना है. फिर एम्प्लॉय को पकड़ लिया कि उसमें स्पाउस डायरेक्टर है तो इशू है, अदर एम्प्लॉय के ऊपर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. फिर शेयर होल्डिंग उसने डाइवेस्ट कर दी विद इन 30 days, चलें ठीक किया, लेकिन किसको दे दी? फादर को. हाँ, फिर शाखा आ गया, फादर के पास आ गई, लेकिन फादर को कंपनी एक्ट कवर नहीं कर रहा, माइनर चिल्ड्रन और स्पाउस की शेयर होल्डिंग को कवर कर रहा है, तो ऑडिटर अपॉइंटमेंट इज वैलिड. जी, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके इस चैप्टर को प्रॉपर्ली वाइंड अप कर देंगे. और फिर नेक्स्ट टेस्ट में हम चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी तब तक हो चुका होगा, दोनों का कंबाइंड टेस्ट देंगे.